नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करूंगा। उनमें से जो फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के ऊपर फाइनली मुझे लग रहा है अभी जो लेवल मेंशन मैंने जो लेवल मतलब जिस तरीके से लेवल बना था उस लेवल को फाइनली ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। अभी ब्रेकआउट जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो मैं ऐसे बात क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको सबसे पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए, जब मैंने मार्किंग किया कुछ इस तरीके से कब बना था, उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार और चार चार बार यहाँ पे हैंडल बटन कंप्लीट कर दिया। तो लास्ट बार जो हैंडल बटन कंप्लीट हुआ है, ध्यान से चीज़ों को देखना कि लास्ट बार जो हैंडल बना है वो प्रीवियस मतलब जो हैंडल बना है उससे थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा मतलब बहुत छोटा बना। मतलब क्या है, अभी जो पहले जो सेलिंग प्रेशर था वो सेलिंग प्रेशर कम हो गया, मतलब बायर अभी एक्टिव होने का कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के एक बार ऊपर ब्रेक कर रहा है, एक बार नीचे डाउन ब्रेक कर रहा है। मतलब डाउन साइड एंड अप साइड दोनों में ही ब्रेकआउट देखने को मिला है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन बना है, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे, मतलब 7330 लेवल को अगर ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे, तो यहाँ पे मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। क्योंकि मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है वो बहुत दिन हो चुका है। मतलब बहुत दिन हो चुका है मतलब क्या है, देखिए पहले भी एक पैटर्न्स ऑलरेडी बन के तैयार है। पहले भी एक पैटर्न्स ऑलरेडी बन के तैयार है, मतलब यहाँ पे शोल्डर बने हैं, उसके बाद बी के कब बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। तो शोल्डर कम हेड, सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने, तो इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंपनीज के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ। इसी पैटर्न्स के बेसिस में कंपनीज के ऊपर यहाँ पे कब बने, उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार चार बार यहाँ पे क्या बना, हैंडल बना। और फाइनली यहाँ पे हैंडल बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होने का कोशिश किया। और मुझे लगता है इस लेवल से ही कंपनी ऊपर जाकर इस लेवल को टच कर सकते हैं, इस लेवल को टच कर कर फाइनली टारगेट अचीव करा सकते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके से कंपनी के ऊपर पैटर्न्स क्रिएट हुआ है, उस पैटर्न्स के बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कंपनी में यहाँ से अगर ब्रेकआउट करे तो फर्स्ट जो यहाँ पे एंटी मेरा बनेगा उसका मैं 15% टारगेट लेकर चलूँगा। और सेकेंड जो एंटी बनेगा वो सेकेंड टारगेट बहुत बड़ा होगा, करीबन करीबन देखा जाए तो 30 to 40% के आसपास, एक्चुअली 34% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। तो टारगेट तो यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है। पहले आपको ये देखना है कि सही में क्या एंटी लेवल बना है, कि सही में क्या टारगेट बनने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो बजाज फाइनेंस है उसके ऊपर अगर बात करूँ तो कंपनी का 4,40,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, जहाँ पे कंपनी के आर ओ सी एन आर ओ ई एक एवरेज लेवल का देखने को मिले और इसी हिसाब से कंपनी का डेप्थ अच्छा खासा देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जिस कंपनी का आर ओ ई बहुत शानदार है और वो भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर, तो वहाँ से एक अच्छा खासा जर्नी मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। इसी बेसिस में मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करूंगा। दूसरी बात, कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो हर साल कंपनी खुद के बोरिंग्स को बढ़ाते चले गए। जो कंपनी का बोरिंग 26,600 करोड़ था वो बढ़ के आज 2,90,000 करोड़ बन चुके हैं। मतलब हाई लेवल का यहाँ पे बोरिंग्स देखने को मिला है। तीसरी बात, कंपनीज के ऊपर अगर रेशियोज को चेक किया जाए तो जो आर है, रिटर्न ऑफ इक्विटी है, वो 21% से बढ़ते बढ़ते 22% तक पहुंच चुके हैं। मतलब एक हाई लेवल का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का हमेशा आर में देखने को मिला है। तो जो कंपनी इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो एक गुड अपडेट तो होना चाहिए, एक गुड जर्नी तो होना चाहिए। मगर हुआ कुछ उल्टा। लास्ट एटलीस्ट देखा है तो लास्ट 2 ईयर्स से, 2022 से लेकर, एक्चुअली 2 ईयर्स नहीं कहूँगा, उससे भी पहले तीन अराउंड 2.5 साल से भी ज़्यादा, तो ऑलमोस्ट 2.5 साल तक कंपनी के ऊपर कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो यही मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा आप सोचते हैं कि कंपनी एक लंबा जर्नी इस तरीके से रॉकेट की तरह भगाएंगे, ऐसे होगा नहीं। कभी ना कभी वो रुकेगा, कभी ना कभी वो गिरेगा, फिर से ऊपर जाएगा, यही होकर वो आगे बढ़ता है। क्योंकि इसका लॉन्ग जर्नी देखा जाए तो किस तरीके से देखिए, आपको लग रहा होगा कि चार्ट शानदार तरीके से ऊपर गया, बिल्कुल नहीं। बीच बीच में करेक्शन हुआ, बीच बीच में क्या हुआ, करेक्शन हुआ। तो यही पॉइंट्स आपको याद रखना है, यही पॉइंट्स के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है बजाज फाइनेंस के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एक्सिस बैंक। फाइनली एक्सिस बैंक के ऊपर मेरा जो टारगेट लेवल था उस लेवल को टच किया है। फाइनली मुझे लगता है अच्छा खासा एक टारगेट लेवल यहाँ पे मिल चुका है। तो वो टारगेट किस तरीके से मिला है, मैं अगर उसके बारे में चर्चा करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, शोल्डर, फिर से एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बने थे। और इस बेसिस में
एक छोटा सा एक यहाँ पे शोल्डर बने हैं। तो यहाँ पे जो शोल्डर बना, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा एक यहाँ पे शोल्डर बने। उसके बाद फाइनली जब भी ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हो चुके हैं। तो दो यहाँ पे कैंडल बने, एक ब्रेकआउट एंड दूसरा ब्रेकआउट कंफर्मेशन। और उसके बाद जब भी रिटेस्ट किया तब यहाँ पे क्या बना, इस जगह पे बना एंट्री, और यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाकर यहाँ तक क्या बना, टारगेट। तो फाइनली जो टारगेट बना वो कितने परसेंट का, 13%। आपको लग रहा होगा कि 13% रिटर्न, इसके लिए कौन इतना मेहनत करेगा। देखिए ये बात, आपकी बात भी सही है, क्योंकि आपको तो फ्यूचर ऑप्शंस का लत लग चुके हैं। अगर फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आपको 13% नहीं, आपको 30% नहीं, 300% भी कम लगेगा। क्योंकि आपको लग रहा हो कि एक दिन में पैसा लगाऊंगा, एक दिन में पैसा 10 गुना हो जाएगा। ऐसे होता भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि होता नहीं है। वो मतलब वो कभी कभार हो जाते हैं, वो बाई चांस हो जाते हैं। तो आपको हमेशा अगर कंसिस्टेंसी प्रॉफिट चाहिए, अगर कंसिस्टेंसी आपको इनकम करना है, तो आपको एज ए लॉन्ग टर्म के प्ले करना होगा। जहाँ पे आपको एक रिक्सी प्ले जो है, जो इंटरडे में होते हुए, मतलब इंटरडे में जो होता है वो कम हो जाएगा, आपका रिस्क कैपेसिटी भी कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी के ऊपर यहाँ से अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस रहेगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से एक पैटर्न यहाँ पे बना है। तो उस पैटर्न को ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया, इस जगह पे कंपनी टच किया, एंटी बना, और यहाँ से कंपनी का जर्नी होकर टारगेट भी बनेगा। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंटी और टारगेट मिलने का चांसेस था, और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट भी मिल चुके हैं। कितने दिनों में मिला वो एक बार मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। जब रिटेस्ट किया था, अगर मैं ब्रेकआउट से भी देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 35 डेज, आप बोल सकते हैं 30 दिन, मतलब 30 डेज में 24 बार्स में हुआ। तो 30 डेज के अंदर अंदर 13% का रिटर्न मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो बाकी आपके हिसाब से क्या है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि एक्सिस बैंक के ऊपर जब मैं गुड अपडेट आता है तभी मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे कंपनी के रिजल्ट का डेट आ चुके हैं, कंपनी फाइनली रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर चुके 22 सॉरी 22 जुलाई कंपनी रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है। और इससे पहले कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं, हर शेयर में 1 रुपया करके कंपनी डिविडेंड देने वाला है, वो भी 12 तारीख को। तो जो लोग डिविडेंड पाना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो आई होप इस कंपनी के बारे में जानकारी आपको मिल चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है HDFC। फाइनली देखिए, मैं आपको बार बार एक बात इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही कमेंट होता है कि सर टारगेट कब होगा, और टारगेट होने के बाद उसका क्वेश्चन ये होता है कि सर आपने आपने क्या टारगेट बुक किया। देखिए, मैं टारगेट बुक कर रहा हूँ कि मैं एग्जिट कर रहा हूँ, क्या मैं होल्ड कर रहा हूँ, इसको मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। मेरा जहाँ तक, हाँ एक बात मैं आपके साथ जरूर शेयर कर पाऊंगा, वो है जब मेरा एंटी होता है और जब मेरा टारगेट होता है। एंटी एंटी होने के बाद कब मैं एवरेज करता हूँ, उसके बाद जो टारगेट पॉइंट है, बेसिकली जो मेन पॉइंट है टारगेट पॉइंट, जब टारगेट को टच करते हैं तो मैं डायरेक्टली एग्जिट कर लेता हूँ। मैं सोचता भी नहीं हूँ कि उसके बाद कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे आएगा, क्योंकि मुझे बहुत बार मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि टारगेट होने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन भी हो जाता है। उसी का हालत आज HDFC बैंक के ऊपर देखने को मिला है। आप खुद ही देख लीजिए HDFC बैंक के ऊपर क्या हुआ। जब पैटर्न बना, एक कप बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, और उसके बाद देखिए शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। और अचीव होने के बाद क्या है, कंटिन्यूसली रेड कैंडल। लास्ट 3 डेज में बिग क्रैश देखने को मिला। सिर्फ 4 दिनों में, सिर्फ 4 दिनों में कंपनी के ऊपर 8 से 9% क्रैश देखने को मिला। और कंपनी का टोटल टारगेट कितना था, 12%। तो सोचिए, तो जो लोग यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे तो उसको तो मतलब इसका फर्क दिखेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप इस तरीके से स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करके काम करना पड़ेगा। और बेसिकली मैं रूल्स को फॉलो करके काम करता हूँ, आप करें ना करें ये आपके हाथ में है। क्योंकि किसी का बाई सेल का रिकमेंडेशन करना मेरे ओपिनियन के हिसाब से नहीं है। मैं सेबी के खिलाफ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से आपको एडुकेशन पर्पस में आप सारे डेटा आप देख सकते हैं। आप प्लीज़ बाई सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं करूँगा। आपको अगर काम करना है तो एक बार आपके एडवाइज़र के साथ, सेबी रहते एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम करिए। मेरा यहाँ पे टारगेट बुक हुआ था, उसके बाद मैंने एग्जिट किया, उसके बाद करेक्शन हुआ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे तो चाहिए फिर से एक एंटी, तो फिर से एंटी के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक बिग एंटी फिर से मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एक लंबा सा देखा जाए तो एक कप बना है, लंबा से एक कप बना है। अभी देखिए यहाँ से एक छोटा सा हैंडल बटन क्रिएट कर दे तो मैं फिर से एक बार फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। क्योंकि मुझे लगता है अभी तो बैंक का जर्नी शुरू हुआ है, HDFC बैंक का अभी जर्नी शुरू हुआ है। तो ये शुरुआत में ही
इस तरीके से करेक्शन देखकर बहुत सारे लोग डर के भाग जाएंगे। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर का यही काम है, छोटे रिटेल निवेशक को पहले डराना, उसके बाद उसको माल लॉसेस में बेचना, मतलब बेचने के लिए मजबूर करना, उसके बाद खुद वो माल को एडिंग करेंगे, खुद वो माल को खुद के पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। तो आप रिटेल पब्लिक के जैसे मत सोचिए। देखिए, मैं भी रिटेल इन्वेस्टर हूँ, आप भी रिटेल इन्वेस्टर है, तो प्लीज़ रिटेल के ऊपर मत सोचिए, क्योंकि वो लोग आपको इसी तरीके से घुमा फिरा कर आपको लॉसेस कराने का कोशिश करेंगे। तो आप आपकी स्ट्रैटेजीज के ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, तो उस स्ट्रैटेजीज आपको आज नहीं तो कल प्रॉफिट जरूर देंगे। बाकी एच बैंक के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, इस बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, सिर्फ इसका टाइम खराब चल रहा है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि इतने शानदार परफॉर्मेंस होने के बाद जो कंपनी आज एक ही दिन में बहुत दिनों से काम कर रहा है वो भाग नहीं रहा, और कुछ कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है और वो रॉकेट की तरह भाग रहा है। तो मैं इसीलिए कहूँगा कि एच बैंक के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर 3 साल में कुछ फायदा नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो मेरे एक दोस्त भी इसी यही बात कर रहे हैं, मुझे मुझे बार बार फ़ोन करके यही बात बताते हैं कि इस तरीके से 3 साल वेट कर रहा हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो एग्जिट एग्जिट कर लो। तो देखिए, वो उसका ओपिनियन है, मैं उसको बोल दिया कि आपके ओपिनियन के हिसाब से जरूर काम करो, मेरे ओपिनियन के हिसाब से बाई सेल मत करना है, मेरे हिसाब से आपको स्टडी करना है। तो आपके क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। उसका नाम है ब्रिज सिक्योरिटीज, जिस कंपनी ने 1:10 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने का अनाउंसमेंट किया है, मतलब हर एक के बदले 10 शेयर देने वाले है। वो कब देने वाले है? स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुआ है 10 तारीख को, जुलाई मंथ में 10 तारीख को कंपनी स्प्लिट देने वाला है। जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो डीपली इसके ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।